हाय फ्रेंड्स, आज के समय में हम अपना अधिकतर काम मोबाइल फ़ोन से कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है ऑनलाइन आवेदन करने की तो हम जन सेवा केंद्र वगैरह का रुख कर जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय कुछ फ़ोटो और हमें डॉक्यूमेंट की पीडीएफ अपलोड करनी होती है और मोबाइल फ़ोन से उसे करने में थोड़ी दिक्कतें आती है। जैसे कि हम देख रहे हैं दिव्यांग पेंशन का हम आज ऑनलाइन आवेदन करेंगे मोबाइल फ़ोन से, और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो हमारा फ़ोटो है अपलोड होगा 20 KB से ज़्यादा उसका साइज़ नहीं होना चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट पीडीएफ के रूप में अपलोड होगा 200 KB से ज़्यादा उसका साइज़ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इसी समस्या को देखते हुए मैंने 2 वीडियो इससे पहले बनाई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। इन वीडियो को देखें और इस पेंशन के आवेदन में हमें जो चीज़ें फ़ोटो और पीडीएफ अपलोड करनी है उन्हें बनाकर एक अलग फोल्डर में सेव कर लीजिए, ताकि हमें अपलोड करने में दिक्कत न हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें आवेदन करना है तो हम साइट पर जाएंगे, गूगल में लिखेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारी दिव्यांग पेंशन खुल गई, इस पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन आवेदन हमारा पेज खुलकर आ गया। दोस्तों, इसमें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे डिस्ट्रिक्ट खुलकर आ जाते हैं, इसमें तहसील वगैरह सब खुलकर आ जाते हैं। जैसे देखो, क्लिक किया हमने तो हमारे खुलकर आ गए, और हमने इसमें अपने हिसाब से, हम एक डमी फार्म है तो हमने सामने क्लिक किया। अच्छा, अगर लाभार्थी नगर का है तो नगर कीजिए, गांव का है तो गांव कीजिए, उसकी तहसील वगैरह भरिए। और अगर नगर के केस में होता है तो उसका जो है नीचे नगर आ जाते हैं, तहसील के नीचे फिर वार्ड खुलकर आ जाते हैं, तो हम उसमें क्लिक करते जाएंगे। और अगर गांव के केस में है कोई लाभार्थी तो फिर उसका ब्लॉक भी खुल जाएगा, ब्लॉक उसमें हम भर देंगे। और फिर ग्राम पंचायत और गाँव वगैरह सब खुल जाती है गाँव के मामले में। तो इसमें थोड़ा देखना होगा हमें, यहाँ ग्राम पंचायत और गाँव 2 चीज़ लिखी है, तो इसमें भी कभी कभी लाभार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, हमारा कभी कभी ऐसा होता है 2 या 2 से अधिक गांव को लेकर एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है, और ऐसा कुछ ही केस में होता है। अदरवाइज अधिकतर जो गांव होते हैं वही एक गांव उसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत होता है, यानी जो गांव है वही उस गांव की ग्राम पंचायत का नाम होता है। तो हम देखते हैं इसमें हमने इसमें अगर मानकपुर गांव भरते हैं और इसका फिर विलेज सेलेक्ट करते हैं तो इस मानकपुर ग्राम पंचायत में 2 गांव निकल कर आ जाते हैं। अधिकतर 90% केस में ऐसा नहीं होता, जो गांव पंचायत है वही गांव होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने ये आवेदक का नाम वगैरह, हम इसमें कोई डमी नाम भर देंगे। हम मान के चलो रीना तोमर का आज फॉर्म भर रहे हैं तो रीना तोमर वगैरह इसमें नाम लिखेंगे। ये अदर्स 3rd जेंडर होता है, इसमें फीमेल करेंगे। हम जन्म तिथि में देखने के लिए हम इसमें यहाँ भरना नहीं होगा, कैलेंडर खुल के आ जाएगा। और हम आगे पीछे कर सकते हैं ये सन, तो हम पीछे जाएंगे और इसमें कोई भी सन ले लेंगे। फिर इसके बाद हमारा कैलेंडर खुल जाएगा, हम इसमें महीना भर लेंगे। महीने के बाद फिर हम इसमें डेट डाल लेंगे, वही महीना आगे इसमें डेट डाल लेंगे, तो ऐसे भर जाएगा। फिर इसमें पिता का नाम या पति का नाम भर लेंगे, श्रेणी भर लेंगे और मोबाइल नंबर। दोस्तों, मोबाइल नंबर भरते समय एक विशेष ध्यान रखना होगा, हमें इसमें वही मोबाइल नंबर भरना होगा जो अभी तक तीनों प्रकार की जो ये पेंशन होती है SSPY की, वृद्ध और विडो और दिव्यांग, इसमें कहीं पहले रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लास्ट में जब हम सबमिट करेंगे तो मोबाइल नंबर एरर आ जाएगा, ध्यान रखना है। तो इसमें मोबाइल नंबर भरेंगे, एड्रेस वगैरह भर देंगे सब कुछ। फिर आगे आएंगे बैंक की डिटेल में। जो हमने ऊपर शामली डिस्ट्रिक्ट भरा है, तो जैसे यहाँ क्लिक करते हैं तो शामली के जो उस गांव या शहर के आसपास के बैंक है वो सब खुलकर आ जाते हैं। और जैसे बैंक का नाम भरते हैं फिर उसकी ब्रांच पर जब क्लिक करेंगे तो उस बैंक की सभी ब्रांच खुलकर आ जाएगी। दोस्तों, इसमें भी हमें एक विशेष बात का ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होता है हम अनजाने में किसी ऐसी बैंक ब्रांच में खाता खुलवा लेते हैं जो रजिस्टर्ड अभी तक नहीं हुई है, तो फिर उस बैंक ब्रांच का यहाँ नाम नहीं आएगा। तो पहले इस बात को क्लियर कर ले, पहले अपना पोर्टल में चेक करके देख ले कि ब्रांच का नाम यहाँ है या नहीं उसका, तो उसी ब्रांच में फिर अपना खाता खुलवाए, नहीं तो इसमें गड़बड़ हो जाती है। तो दोस्तों, इसमें हम बैंक का नाम भरेंगे और जैसे ही शाखा का नाम भरते हैं तो इसमें ये यहाँ ऑटोमेटिक IFSC कोड आ जाता है। फिर खाता नंबर वगैरह इसे भरेंगे, दोबारा भरेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब हम आय का विवरण,
इसमें जो आय प्रमाण पत्र होता है उसमें साइड में आवेदन संख्या और प्रमाण पत्र संख्या अलग अलग लिखी होती है, वो इसको यहाँ भर देंगे हम। फिर इसका विवरण भरेंगे दिव्यांगता का। दोस्तों दिव्यांगता के विवरण में दिव्यांगता का प्रतिशत, प्रमाण पत्र संख्या कोने में लिखी होती है, जारी करने की दिनांक भी कोने में लिखी होती है, वो भर देंगे। और अगर यूडीआईडी कार्ड है या नहीं उसको भर देंगे, अगर है तो फिर उस केस में हम उसका यूडीआईडी कार्ड नंबर मांगेगा वो भी भर देंगे। तो इसमें जो दिक्कत आती है वह दिव्यांगता के प्रकार में आती है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारी दिव्यांगता खुलकर आ जाती है। दोस्तों इसमें ये हमारी दिव्यांगता जो खुलकर आई है, इसमें हमें कौन क्लिक करनी है। कुछ दिव्यांगता तो ऐसी है कि हम उसको देखकर पहचान लेंगे, और कुछ दिव्यांगता भरते समय विशेष ध्यान रखना होगा। हमें दिव्यांग प्रमाण पत्र को चेक कर लेना होगा, उसमें जो लिखा होगा वही हम इसमें क्लिक करेंगे। जैसे इसी में हमारी हियरिंग स्पीच है, यानी हियरिंग स्पीच में वो आती है जिसको सुनता नहीं, बोल नहीं पाता, तो हम हियरिंग स्पीच उसमें क्लिक करेंगे। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, इसको आम भाषा में कोढ़ भी कह देते हैं हम। तो इस श्रेणी में हाथ पैर गल जाते हैं, लेप्रोसी होता है, तो लेप्रोसी क्लिक करेंगे। लोकोमोटिव ऑर्थोपेडिक यानी चलने संबंधी दिक्कत, चलन क्रिया, गतिशीलता संबंधित। अगर किसी को हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या किसी को पोलियो हो गया है, तो इस तरीके की जो दिव्यांगता होती है वो लोकोमोटिव या ऑर्थोपेडिक में आ जाएगी। एक हमारी विजुअल इम्पायर्ड यानी जो जिसको दिखाई नहीं देता, आंखें कमज़ोर होती है, आंखों से संबंधित दिव्यांगता होती है, तो विजुअल इम्पायर्ड में आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो सेरिब्रल पैल्सी होती है, इसको हम पहचानने में थोड़ी हमें दिक्कत हो जाती है, तो इसके लिए हमें दिव्यांग प्रमाण पत्र में देखना होगा। दिव्यांग प्रमाण पत्र में सीपी लिखा होता है, तो वहाँ देखकर हम इसको भर देंगे। ये एक ऐसी बीमारी होती है, मानसिक दिमाग से संबंधित लकवा होता है, इसमें हाथ पैर काम नहीं करते बच्चों को हो जाती है ये। एक हमारी 3 प्रकार की दिव्यांगता और है। इसमें मेंटल रिटायर्ड यानी ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी उम्र के बच्चों से उनका जो दिमाग होता है वो कम काम करता हो, और ऐसे बच्चों का जो आईक्यू होता है वह 70 से कम आईक्यू आता है। और पहले उसको एमआर बोलते थे, अब उसको ही मेंटल डिसेबिलिटी बोल लेते हैं। तो हम इसमें से अगर कोई एमआर बच्चा है तो यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। मेंटल इलनेस में कुछ डिसऑर्डर आते हैं, जैसे किसी को मतलब बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, और एक किस्म से जो हमारा पागलपन होता है वह भी किसी को अगर है तो मेंटल इलनेस में आता है, मानसिक बीमारी में। कुछ साइकोलॉजिकल टाइप बीमारी होती है, वो भी एमआर में इसमें मेंटल इलनेस में आ जाती है। मानसिक बीमारी हमें बहुत से लोगों के साथ दिक्कतें होती है साइकोलॉजिकल, जैसे उसको कभी कभी मन में ख्याल आता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और तर्कहीन विचार उसके दिमाग में आते हैं, लगता है कि पूरी दुनिया उसकी दुश्मन हो गई है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्या होती है मानसिक बीमारी में। कुछ डिसऑर्डर होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर वो डिसऑर्डर दिव्यांग प्रमाण पत्र में है तो मेंटल इलनेस हमें कर देना होगा। तो दोस्तों ये हमारा एक दिव्यांग प्रमाण पत्र है। इसमें ये यहाँ सीपी लिखा है, तो सीपी के केस में हम देख लेंगे यहाँ और उसको भर देंगे। इसी तरीके से हमारा एक बच्चा है और उसको यहाँ मेंटल रिटायर्ड लिखा है, तो एमआर उसको भर देंगे। और अगर मेंटल डिसऑर्डर इस टाइप के कोई है उसको किसी आदमी को, तो यहाँ से देखेंगे, और अगर इस तरीके के मेंटल डिसऑर्डर उसको दिव्यांग प्रमाण पत्र में लिखे हैं तो फिर मेंटल इलनेस उसको कर देंगे। यानी कुछ दिव्यांगता ऐसी है जो हमें दिखाई दे जाती है, और कुछ दिव्यांगता केस में दिव्यांग प्रमाण पत्र में हम देख लेंगे क्या मेंशन है, उसी हिसाब से क्लिक कर देंगे। फिर इसमें एक अदर्स बच जाता है। इसमें देखेंगे दोस्तों, एक भारत सरकार का ये एक शासनादेश है, इसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता है, और 21 प्रकार की दिव्यांगता में जो अदर्स में आएगी वो जो रेड घेरे से मैंने उसको किया है, ये इस तरीके की आती है। इसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। बोनापन अदर्स में आएगा, सभी अदर्स में आएगी। अगर वयस्क होते हुए किसी व्यक्ति की आयु जो एज है वो 3 फुट से ज़्यादा नहीं है तो वह बोनापन माना जाता है। जैसे जैसे 1 इंच उसकी हाइट घटती जाएगी तो 4% उसका दिव्यांग प्रमाण पत्र बढ़ता जाएगा। 3 फीट पर उसकी जो दिव्यांगता है 40% आएगी, 2 फीट 11 इंच पर 44%, 2 फीट 8 इंच दिव्यांग माना जाता है, तो बोना आदमी जो दिव्यांग माना जाएगा वो 3 फीट पर मान लिया जाएगा। यह एक ऑटिज्म
आत्म केंद्रित, यानी इसमें कोई व्यक्ति अपने में खोया रहता है, उसके लिए पूरी दुनिया खुद की होती है, वह किसी से बात नहीं करता, इस तरह की होती है। शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी में मांसपेशी सिकुड़ जाती है, पूरा शरीर सिकुड़ जाता है, इस तरह की बीमारी होती है। क्रोनिक इसमें ये तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाता है। विशिष्ट सीखने की क्षमता है, ये बच्चों में पाई जाती है, जैसे अक्षरों को उल्टा लिखते हैं, संख्याओं को पहचानने में दिक्कत होती है, तो इस तरह की बच्चों में समस्या आती है और उनकी सीखने की क्षमता भी कम होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये एक बीमारी है, इसमें हमारे दिमाग का और शरीर का जो संचार तंत्र होता है वो है थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगर किसी को भाषा से संबंधित दिक्कतें हैं, बोलने में और जीभ तुतलाती है, तो इस तरह की दिव्यांगता भी, एक नई दिव्यांगता जुड़ गई है, ये भी आदर्श में आएगी। थैलेसीमिया हीमोफीलिया सिकल सेल रोग, ये आनुवांशिक रक्त से संबंधित रोग है और इसमें एक किस्म से जो है कमजोरी, थकान वगैरह सभी में स्पष्ट रूप से लक्षण उभर जाते हैं। बधिरता सहित बहुविकलांगता, अगर इसमें बहुत सारी किसी को दिव्यांगता है तो यह भी आदर्श में मानी जाती है दिव्यांगता। तेजाब पीड़ित लोग भी दिव्यांग माने जाते हैं, आदर्श में आएंगे। पार्किंसन रोग, मतलब किसी को हाथों पैरों में कंपन हो तो पार्किंसन रोग होता है, तो इस प्रकार की सभी दिव्यांगता आदर्श में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये इसमें यूनिक आईडी कार्ड वगैरह ये लास्ट में अगर है तो ये कर लेंगे और ये इसको दिव्यांगता का विवरण भर लेंगे। यूनिक आईडी कार्ड नंबर यहाँ लिखा होता है, ये यहाँ से हम डाल देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब दस्तावेज अपलोड होंगे, तो इसमें हमने फ़ोटो अपलोड करना है अपना, तो चूज फाइल करेंगे। हमारा फाइल में फ़ोटो सेव है, यहाँ करेंगे क्लिक, फिर यहाँ क्लिक करने के बाद चूँकि जो हमारे फ़ोटो होते हैं गैलरी में से होते हैं, गैलरी को क्लिक करेंगे और हमने अपना अलग ही फ़ोल्डर बना लिया था, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, अलग फ़ोल्डर बना लेना है। रीना तोमर का पिक है, अपलोड करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अपलोड हो जाएगा। अब हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं इसमें PDF के रूप में। एक हमें आधार कार्ड, ग्राम सभा का प्रस्ताव और दिव्यांग प्रमाण पत्र। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं, हमारी PDF है। अब देखते हैं कहाँ है, फाइल में है, यहाँ क्लिक करेंगे। जो हमारी PDF होती है वह हमारी फाइल मैनेजर में होती है, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट में हमारी PDF सेव रहती है। हमारी PDF आ गई, इस पर क्लिक किया तो हमारी रीना का आधार कार्ड आ गया। इसमें यहाँ PDF है इसकी, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ डन करेंगे और जो है अपलोड आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड की PDF। इसी तरीके से बारी बारी से ग्राम सभा का और ये भी हम दिव्यांग प्रमाण पत्र भी अपलोड कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये करेंगे और कैप्चा वगैरह भरेंगे, सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद हमें पंजीकरण संख्या प्राप्त हो गई। अब दोस्तों जो पंजीकरण संख्या है हम उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, अलग से उसको कहीं लिख लेंगे। अब दोबारा हम साइट पर जाएंगे और अब की बार क्योंकि हमने आवेदन किया, हम आवेदक हो गए हैं, हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, तो आवेदक लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसमें अपनी जानकारी भरेंगे, पेंशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, और इसमें जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हमने भरा था वो इसमें डालेंगे और सेंड OTP कर देंगे। तो इस तरह करने के बाद लॉगिन करेंगे तो पेज खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं एडिट। अभी तक जितना भी हमने कुछ भरा है या अगर उसमें कुछ थोड़ा बहुत अधूरा है या कुछ गलत भरा गया है तो हमारे पास मौका है कि हम उसमें एडिट कर सकते हैं, नहीं तो फिर फाइनल लॉक फॉर्म हो जाएगा। अब इसमें पेज में हम नीचे जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये 3 स्टेप दिखाता है। हमारे फॉर्म भरने के 3 स्टेप होते हैं जो हमने पहला कवर कर लिया। अब हमारा दूसरा जो स्टेप है हमें वह कह रहा है कि अब इसको फाइनल लॉक करेंगे जो भी जानकारी है। तो अब नीचे की तरफ जाते हैं तो 3 स्टेप ऊपर भी दिखाता है, यहाँ भी दिखाता है और यहाँ भी दिखाता है। तो इसमें से हम कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। तो जब सेकंड स्टेप फाइनल लॉक का है तो इसमें हम यहाँ क्लिक करेंगे, पेज खुलकर आ जाएगा जो हमने अभी तक आवेदन करते समय जो कुछ भरा है। अब नीचे जाएंगे तो यहाँ घोषणा करेंगे, लिखेंगे और इसमें फिर हम जो है अपडेट, या अगर अब भी हम अगर अपडेट करना चाहते हैं कुछ एडिट तो कर सकते हैं इसको, नहीं तो फाइनल लॉक करना होगा। फाइनल लॉक करने के बाद ये सब पूछेगा, ओके वगैरह करेंगे हम और फिर जो है यहाँ हमारा सेकंड स्टेप भी पूरा हो जाता है, फाइनल लॉक हो गया। अब हम थर्ड स्टेप पर जाते हैं। थर्ड स्टेप पर जैसे ही जाएंगे, ये जो हमारा थर्ड स्टेप होता है आधार वेरिफिकेशन का होता है। इसमें नीचे जाएंगे
तो आधार की जानकारी अब हमसे भरवाएगा। इसमें सही नाम भरना है हमें, और इसमें आधार कार्ड नंबर, लिंक वगैरह। और दोस्तों देखिए, ये 3 बार हम प्रयास कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हमने कर दिया तो हमारा फॉर्म लॉक हो जाएगा। फिर इसमें हम ये सब करेंगे और जो है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके, और फिर जो है यहाँ हमारा आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, यानी 3 स्टेप में हमारा फॉर्म भरा गया। अब हम इसको फाइनल प्रिंट के लिए करेंगे। ये हमारा पेज खुल जाएगा, और उसमें जब हम फाइनल प्रिंट करेंगे, दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूँ, मोबाइल फ़ोन में थोड़ी दिक्कत है। हम फाइनल प्रिंट अपने मोबाइल फ़ोन में नहीं कर पाते। अगर हमारे पास प्रिंटर है तो हम उससे अटैच करके उसको कर सकते हैं, नहीं तो हमें जन सेवा केंद्र जाना होगा और वहाँ से हम अपना आवेदन का प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। और यह आवेदन का प्रिंट आउट 2 पेज में हमारा होता है। ये इस तरीके का पेज है, ये दूसरा पेज है, और इसमें जो दूसरा पेज है उसके नीचे यहाँ एक कॉलम बना होता है। हाँ, उसमें हम अपना अंगूठा या हस्ताक्षर कर लेंगे, और करने के बाद ये हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इनको भी हम इनकी फ़ोटोकॉपी साथ में अपने प्रिंट आउट जो हमने निकलवाया था आवेदन का, इनको भी हम हस्ताक्षरित कर देंगे, और उसको जो है अपने जिला दिव्यांग कार्यालय में जमा कराना होगा। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं हमारे इसमें ऊपर लिखा है आवेदन पूर्ण हो गया है, हस्ताक्षर किया हुआ फाइनल सबमिट का जो आवेदन है संलग्नक के साथ, यानी संलग्नक होते हैं जो हमारे साथ में हमने जो आवेदन के समय हमने अपलोड किए अपने डॉक्यूमेंट, वो इसमें हमने देखा 4-5 हमारे डॉक्यूमेंट हैं, तो उनके साथ हम दिव्यांग विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करा सकते हैं। और जमा कराने के बाद प्राप्ति रसीद जरूर ले लें, ध्यान रहे ये चीज़। और दोस्तों अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर चैटिंग कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का समापन करते हैं, और जल्द ही अगली वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। ओके, बाय।